हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म जो एक थ्योरी है उसको स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी लंबी थ्योरी है, तो एक अगर वीडियो बनेगा तो वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो देखते हैं 2 या 3 वीडियो जितने भी बनेंगे इस थ्योरी को उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं रियलिज्म, यथार्थवाद क्या होता है। देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ जस की तस, अगर अच्छाई है तो अच्छाई और बुराई है तो बुराई। यहाँ पे आइडियलिस्टिक बातें नहीं है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है। तो जो दिखाई दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ज़्यादातर थिंकर्स ने उसी के हिसाब से बातों को समझाने की कोशिश करी। देखिए, तो इट एम्फेसाइजेस द कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें ये जो रियलिज्म की जो थ्योरी है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो देश हैं, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब क्या, देशों का आपस में एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार का संबंध है, उसमें उनका किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव और कॉन्फ्लिक्चुअल जो साइड है वो दिखाई देता है ना। तो इसका बल उसी चीज़ के ऊपर है कि देशों के बीच में कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों व्याप्त रहते हैं। इसके जो रूट्स हैं, अगर हम ये देखें कि रियलिज्म जो है वो अस्तित्व में आया, तो आया कैसे। तो थ्यूसिडाइड्स जो एक थिंकर हैं, है ना, इनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, है ना। तो इसमें मतलब ये ग्रीस के हैं, तो ये एक बुक है, तो यहाँ से हमको इसके रूट्स मिलते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। अगर इसके बेसिक्स के बारे में बात करें, द बेसिक्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद जो है, इसके मतलब बेसिक्स क्या हैं। तो देखिए, ऑल रियलिस्ट शेयर अ बिलीफ दैट स्टेट्स आर यूनिटरी रेशनल एक्टर्स। जितने भी ज़्यादातर जो थिंकर्स हैं रियलिज्म के, वो सब मानते हैं कि जो भी राज्य हैं, अब राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट मतलब देश, कंट्री, उससे है। उत्तर प्रदेश राज्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सॉवरेनिटी नहीं है ना। सॉवरेनिटी कहाँ पे है? सॉवरेनिटी भारत देश में है, तो इसी वजह से, ठीक है। तो स्टेट्स आर यूनिटरी रेशनल एक्टर्स। जो राज्य हैं, मतलब जो स्टेट्स हैं, वो सब के सब यूनिटरी, एकल, रेशनल एक्टर्स हैं, तार्किक, मतलब वो एक हैं और तार्किकता के हिसाब से अपने अपने देश के हिसाब से वो लोग बात करते हैं। दैट आर मोटिवेटेड, वो प्रेरित होते हैं, अभी प्रेरित होते हैं बाय द डिजायर फॉर मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी रादर देन आइडियल्स और एथिक्स। देखिए, जो स्टेट होता है, कंट्री जो होती है, उसके लिए मिलिट्री पावर और जो सिक्योरिटी होती है, उससे वो ज़्यादा मोटिवेट होता है बनस्पत के आदर्शों और एथिक्स से। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में भैया आप जितना भी, जैसे हम लोगों ने भारत देश की क्या है कि हम लोग, एक हमारा सिद्धांत कि हम पहले कभी पंचशीलकी के पहले हम लोग कभी किसी पे मतलब शांति की बात करेंगे और पहले कभी किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे। हमारे साथ क्या हुआ, हम प्रेम से रहे, 62 हो गया हमारे साथ, 48 हुआ, ठीक है ना, उसके बाद 62 हुआ, फिर 65 हो गया, 71 हुआ, हमने तो आगे अटैक नहीं करा ना। इसका मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, मोरालिटी और एथिक्स, मतलब एक तरह से आइडियल्स जो हैं वो सेकेंडरी है, और जो स्टेट्स हैं वो पहली, उनकी प्रायोरिटी या कह लिए मोटिवेशन क्या है, मिलिट्री पावर, जो शक्तिशाली होगा, है ना, और जो सिक्योर होगा, वही एक तरीके से आप ये कह लीजिए उसी का डंका बजता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और है भी ये बात। देखिए, फिर क्या है, रियलिस्ट व्यू ह्यूमन नेचर है सेल्फिश, कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव। रियलिस्ट ये मानते हैं कि जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो थिंकर्स हैं ना, वो भी इस बात को बोलते हैं कि मनुष्य जो वो क्या है, स्वभाव से वो सेल्फिश है ना, वो लड़ाई झगड़ा करना पसंद करता है और वो कॉम्पिटिटिव है एक दूसरे के प्रति, है ना। तो इसी प्रकार से ये लोग मानते हैं, बिलीव दैट स्टेट्स आर इनहेरेंटली अग्रेसिव एंड ऑब्सेस्ड विद सिक्योरिटी। क्योंकि मनुष्य जैसा होगा उसी प्रकार से तो देश होगा ना। तो क्योंकि जो मनुष्य है वो स्वभाव से सेल्फिश है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करना पसंद करता है, ठीक है ना, वो प्रतिस्पर्धी है, और इसी कारण से जो स्टेट्स हैं, मतलब जो कंट्री है, वो भी इनहेरेंटली, वो भी एक तरीके से मतलब अग्रेसिव होती है ना, मतलब, और सिक्योरिटी की उसको एक बहुत लालसा होती है। मतलब देखिए, हर एक देश का खाने का, आप अपनी जनता को खाना प्रोवाइड करवा पाओ नहीं करवा पाओ, कोविड हुआ, आप हेल्थ के बारे में ध्यान दो या ना दो, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने के अंदर सबसे अग्रणी रहते हैं,
है ना। तो ये क्या है, ये यही है। अब अग्रेसिव के आगे और सिक्योरिटी के आगे ब्रैकेट के अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं। अग्रेसिव के आगे लिखा हुआ है ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म मतलब ये कि ये वास्तविकता है कि अटैक करना। जैसे पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल अगर लेके चलें, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश तो है ही, लेकिन उसके साथ हमारे एक तरीके से एनिमी के, भयंकर कट्टर एनिमी के रिलेशंस रहे हैं ना। हमने आक्रमण नहीं करा, समय आने पे मदद ही करी है, लेकिन उसने हमेशा हम लोगों को आक्रमण करा और कट्टर हमको दुश्मन समझता है वो। हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, लेकिन मानना चाहिए हमको, है ना, क्योंकि वो हमेशा परेशान करता है। तो ऑफेंसिव रियलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से अटैक करना। ऑफेंसिव इज अटैक, ठीक है। और डिफेंसिव मतलब सुरक्षा। ये अजीत डोभाल जी की नीति है, ऑफेंसिव डिफेंसिव। अजीत डोभाल जी जो है उनकी ये नीति है, वो इसी पे काम करते हैं। मतलब आप अटैक भी करना जरूरी होता है, डिफेंस भी होता है समय पे, तो आप डिफेंस भी कीजिए, लेकिन अगर जरूरत है तो ये नीति नहीं है कि हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे। अरे भैया, अगर दुश्मन आके आपको घर में मार के जाएगा तो पहले आपको अटैक अगर करके उसे मार दो ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रियलिस्ट इस चीज को बोलते हैं। अब उसके बाद तीसरा क्या है, बेसिक जो है इसका, इस थ्योरी का, रियलिज्म वैल्यूज ऑर्डर एंड डज नॉट वेलकम चेंज। रियलिज्म इस बात में यकीन करते हैं कि जस का तस, स्टेटस को, जो स्थिति चल रही है वो बेहतर है। चेंज ज्यादा ये लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म को अगर हम देखें, इसके तत्व क्या है। सबसे पहली बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो रियलिस्ट थ्योरी है, रियलिज्म है, उसमें मतलब डिप्लोमेसी। बिल्कुल सही बात है। डिप्लोमेसी मतलब एक देश के दूसरे देश के साथ कूटनीति के तौर पे किस प्रकार के संबंध हैं, इसको हम लोग इस तरीके से समझे। देखिए किस तरीके से आज हम अपने देश में, आज भारत, देखिए आप इसको बात को बड़ाई कीजिए या बुराई कीजिए, ठीक है ना, लेकिन मोदी जी ने भारत को एक जो फर्स्ट पेडेस्टल है उस पर लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। और पाकिस्तान क्या है, इसको बिल्कुल अलूफ दुनिया से वो कर दिया है, ठीक है। ये क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राइट। पहले हम लोग बोलते रहते थे कि हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग पीड़ित हैं, किस चीज से पीड़ित है, आतंकवाद से पीड़ित है, कोई मानता नहीं था, है ना। कुछ दुनिया में ऐसे घटनाक्रम हुए और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की स्थिति देखिए आप क्या हो रहा है। फिर है मिलिट्री फोर्स एज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। शांति शांति शांति, अहिंसा एक अपनी जगह पे वो ठीक होती है, लेकिन जिसके पास मिलिट्री पावर है, इसका मतलब ये है कि वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है उसका एक डंका रहता है ना, मतलब उसकी सुनी जाती है। वो यूएसए को हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, वो साइंस में हर चीज़ में आगे रहा है, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मिलिट्री के रूप में वो शक्तिशाली है। तो हम ये मान सकते हैं, मतलब रियलिस्ट जो है वो मानते हैं कि मिलिट्री जो है वो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ज़बरदस्त मतलब एक टूल है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज ए सेल्फ हेल्प सिस्टम। दुनिया के अंदर जो विश्व की जो राजनीति है उसके अंदर सर्वप्रथम जो है वो है सेल्फ हेल्प। आप अपनी मदद कीजिए, उसके बाद आप दूसरे को खाना खिलाइए, पहले अपने आप खाना खाइए, है ना। मतलब अपने देश की सुरक्षा सर्वप्रथम, राइट। उसके बाद आता है कॉपरेशन इज प्रेजेंट। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके चल सकते हैं कि मलेशिया से हमारे यहाँ पे पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा मतलब पाम ऑयल आता था, ठीक है। और मलेशिया ने फिर क्या किया, मलेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा, राइट। जबकि पाकिस्तान से उसके एज सच इतने अच्छे कोई डिप्लोमेटिक या फिर इकोनॉमिकल रिलेशंस नहीं थे, हमारे साथ थे, लेकिन ऑन सम बेसिस उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हमने क्या किया, हमने पाम ऑयल का जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे उसको हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है ना, कम कर दिया। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि मलेशिया जो है वो भी अलग थलग हो गया एक तरीके से, है ना। तो अपने आप सेल्फ हेल्प इज एन इम्पॉर्टेंट टूल। यहाँ पे इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे टर्की को भी आप देख लीजिए, टर्की ने मतलब एक नया, इन लोगों ने तीनों ने मिलके एक नया एक तरीके से सुपर पावर बनने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या है, टर्की भी जो है उसकी भी स्थिति थोड़ी सी आजकल गड़बड़ चल रही है। चलिए, और सऊदी अरब को साइडलाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन मतलब वही है इम्पॉर्टेंट कि मिलिट्री पावर और वो कैसे आएगा, पैसा, और सऊदी को हराना इतना डिप्लोमेटिकली साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है ना। चलिए, तो उसके बाद आता है कॉपरेशन इज प्रेजेंट। कॉपरेशन होता है, देखिए हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लड़ाई होने के बाद भी हम मदद करेंगे, ठीक है ना। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो कॉपरेशन तो है, लेकिन पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज एवर प्रेजेंट। कॉपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई झगड़े की जो आशंका है वो सदैव रहती है। अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर हुआ, दुश्मनी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब समय आया तो दोनों ने सोल्ट संधि करी आपस के अंदर,
ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी समय आया तो एक दूसरे को कोऑपरेट किया है, लेकिन हमेशा आज भी एक तरीके से, अभी जैसे यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की जो आशंका है वो हमेशा बरकरार रहती है। ठीक है, अब इसकी थ्योरीज को समझते हैं। थ्योरिस्ट कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसके अंदर एक तरीके से कह लीजिए योगदान दिया है? तो सबसे पहले तो थ्यूसिडाइड्स हैं, है ना। इनको फादर ऑफ फाउंडर भी क्या आप कह सकते हो, रियलिज्म का फाउंडर, ठीक है ना। इनकी जैसे पुस्तक है, मैंने ऊपर लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, राइट, ये इनकी बुक है। तो इस बुक में इन्होंने मेंशन किया मेन रीजन फॉर दिस वॉर वाज द ग्रोथ ऑफ एथेनियन पावर एंड द फियर दिस कोज्ड इन स्पार्टा। ये एथेंस की बातें, छोटे छोटे से ये वहाँ पे एक तरीके से स्टेट थे, ठीक है ना। एथेंस था, स्पार्टा था, तो उसमें ये था कि इस किताब के माध्यम से इन्होंने समझाया है कि जो एथेंस था वो ज़्यादा पावरफुल था और इस वजह से स्पार्टा जो था वो उससे डरता था, मतलब सिक्योरिटी का डिलेमा था उसके अंदर, राइट। जैसे कि हमारे साथ 1962 का हमारे साथ चाइना का युद्ध हुआ और हम लोग हार गए। क्या कारण थे उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, हम हार गए। तो उससे क्या हुआ है कि हमेशा एक थ्रेट रहा और एक तरीके से फोबिया सा रहा कि चाइना आ जाएगा, अरे क्या कर देगा, चाइना आ जाएगा, बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और फिर क्या हुआ, डोकलाम के अंदर क्या हुआ, और उसके बाद पूरी परिस्थिति पलट गई, है ना। और हमारे सैनिकों ने उसके बाद जो भी पूरी परिस्थिति हुई और हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार का एक तरीके से उदाहरण पेश किया बहादुरी का, तो जो एक था चाइना वो ख़त्म, सिक्योरिटी डिलेमा रहा, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी का डिलेमा रहा, वो ख़त्म हो गया अब सिक्योरिटी का डिलेमा। अब देखिए, उसके बाद आते हैं मैकियावेली की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस की बात करें तो मैकियावेली की पुस्तक एक तरह से कौटिल्य ने जिस तरीके से अर्थशास्त्र के अंदर बताया कि राजा किस प्रकार से व्यवहार करे, उसी प्रकार से इसने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन इन्होंने उसमें यह समझाने की कोशिश करी है रियलिस्ट माध्यम से कि सरकार जो होती है वो किस तरीके से चलनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने समझाया, राइट। उसके बाद आते हैं थॉमस होब्स समझाते हैं, इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने कुछ नए शब्दों का एक तरीके से उत्पत्ति करी, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर, ये थॉमस होब्स ने दिया, रियल पॉलिटिक ये इन्होंने दिया, ठीक है। इनकी जो बुक है लेवियाथन, वो हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट्स, राइट। तो इनका भी काफ़ी योगदान रहा है, ये भी रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं। उसके बाद आते हैं ई एच कर की पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है। इन्होंने लिबरल जो अप्रोच थी, लिबरल जो सिद्धांत थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इन्होंने उसके ऊपर बहुत अटैक किया, मतलब उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और साथ में ही एंड प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड द एनालिसिस ऑफ देयर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इन्होंने एक तरीके से समझाने की कोशिश करी कि मतलब यथार्थ क्या है, तथ्य क्या हैं, और वो तथ्य ऐसे हैं तो उसके पीछे का विश्लेषण क्या है। कोई भी परिस्थिति होती है, अगर हम आइडियलिस्ट माध्यम से सोचेंगे तो हम उसका एक तरीके से जो उसका एक तरीके से सोल्यूशन है वो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हमको बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ों को समझना पड़ेगा तार्किक आधार पे, विदाउट एनी बायसनेस, तो हम जाके कोई भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। वही E.H. कर ने समझाया। उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हैंस जे मॉर्गन, तो इनका सबसे ज़्यादा काम है रियलिज्म के ऊपर, राइट। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये बहुत ही फेमस बुक है और इसके बहुत सारे जो इसकी बुक है पब्लिश होती रहती है और इसे बहुत बिकती भी है ये, ठीक है। इन्होंने जो ये पूरा का पूरा जो क्लासिकल जो रियलिज्म था, जो शुरुआत का जो रियलिज्म था, ठीक है, इसको इन्होंने एक तरह से पूरा सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर 6 पॉइंट बताए। इनकी जो पूरी थ्योरी है वो इन पॉइंट्स पे आधारित है। इनको देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट है IR इज गवर्न्ड बाय लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर, जैसे कि पहले हमने समझा है ना। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो जिन कानूनों पे काम करता है, वो उनका जो रूट है वो एक तरीके से ह्यूमन नेचर, मतलब जैसा इंसान होगा उसी तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन होंगे। अगर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे हम कहते हैं राम राज्य, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा आप सोच के चलिए, ठीक है। लेकिन अगर इंसान स्वार्थी है तो भैया वो उसी प्रकार के राज्य का निर्माण करेगा और उसी प्रकार का फिर पॉलिटिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टेट्स हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट दैट इज टू मैक्सिमाइज पावर, बिल्कुल सही बात है, इसको कौटिल्य भी बोलते हैं। शक्ति जिसके पास है उसी का इतिहास है, हमेशा इतिहास विजेता का होता है।
हारने वाले ने कितने बढ़िया तरह से हारा उसके बारे में कोई वर्णन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जीता है तो उसका वर्णन होता है ना। तो हमेशा राज्य का ये होता है कि भैया आप अपना जो पावर है उसको आप बढ़ाइए, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स आर परमानेंट, राज्य के जो हित होते हैं वो हमेशा परमानेंट का मतलब ये है कि हित होते हैं और वो हित जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, पर हित होते हैं, उन्हीं के अनुसार वो कार्य करता है, राइट। जैसे हमने नॉन अलाइन मूवमेंट, हम उसके जो कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर के समय पूरा विश्व 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन इंडिया और कुछ अन्य देश नेम के तहत उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया कि हम ना इस ग्रुप में शामिल होंगे ना हम इस ग्रुप में शामिल होंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने अपना हित देखा, ठीक है। आज स्थिति क्या, आज स्थिति बिल्कुल उलट है, आज अलग तरीके की वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। फिर आता है स्टेट्स आर द ओनली एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, स्टेट आर द ओनली एक्टर्स, इसका मतलब यह है कि कुछ और एक्टर्स भी होंगे। हेंस जे मोरगैंथो कहते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, वे ही एक्टर्स हैं और उन्हीं के अनुसार जो पूरा इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो चलता है। उसी के अनुसार जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो चेंज होती है, या फिर जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर वो राज्यों के द्वारा चलता है। लेकिन कुछ और थ्योरिस्ट हैं, अलग जो थॉट्स हम लोग बाद में देखेंगे, उसमें ये होता है कि नहीं, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे यूएनओ, जैसे बहुत बड़े बड़े एनजीओज होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेंस जे मोरगैंथो, स्टेट्स आर द ओनली एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, करेक्ट। इसका मतलब है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5th, देयर इज नो यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स और मोरालिटी। बिल्कुल सही बात है ये। कोई भी दुनिया के अंदर सत्य और असत्य क्या है, अगर आप उधर खड़े हो जाए तो आपको 6 दिखेगा, इधर खड़े हो जाइए तो आपको 9 दिखेगा, है ना। हालांकि वो लिखा जिस व्यक्ति ने, उसने 6 लिखा है, वो तो हम उससे जाके पूछ सकते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हेंस जे मोरगैंथो के हिसाब से क्या है, कोई भी सार्वभौमिक कोड नहीं होता है नैतिकता का। सब देशों की नैतिकता उनके अनुसार चलती है, और इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट जिसमें उनका हित होता है वो उसके हिसाब से काम करते हैं, करेक्ट। पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस, जो राजनीति होती है वो स्वायत्त होती है। इट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, उसके खुद के कानून होते हैं, खुद के सिद्धांत होते हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी। तो ये कहते हैं कि देखिए, जो नैतिकता है वो एक अलग चीज है, और जो राजनीति है वो नैतिकता के अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलती है। नैतिकता अलग होती है। जैसे अगर हम मान के चले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, हालांकि ये बात है, एक समय पे किसी ने नहीं सोचा होगा रशिया जो है, जो कि सुपर पावर था, वो टूट जाएगा। 1991 में टूट गया, ठीक है। राजनीति अलग होती है। उस समय जो वो बिल्कुल टूट गया। मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने उसको वो करा, ठीक है। उसके पहले वर्ल्ड 2 भागों में विभाजित था। फिर क्या हो गया, फिर एक तरीके से मतलब पूरा का पूरा जो दुनिया थी वो यूएसए सुपर पावर एकदम से डोमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद रशिया ने वापस करा, और अभी क्या है, आप ये नहीं कह सकते हो कि अमेरिका ही सुपर पावर है। अब बहुत सारे अलग अलग देश, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, और सब लोग अपने राष्ट्रहित के हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कूटनीतिक जो रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ वो बनाते हैं। तो यहाँ पे यही है, राजनीति बिल्कुल स्वायत्त है, और इसके अपने कोई एथिक्स या मोरालिटी इसकी अपनी अलग होती है, क्योंकि इसके अपने नियम और इसके अपने सिद्धांत होते हैं जिसके हिसाब से काम करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, जिससे पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता है। तो यहाँ पे आके हम रियलिज्म का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट, उसको हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।